सिस्टम देखिए 22 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। कितने मार्क्स के लिए? 22 मार्क्स के लिए। आई एम ऑडिबल ना एवरीबॉडी? यस सर। क्या? तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताते भी चलूँगा ड्यूरिंग लेक्चर, तो कंसंट्रेशन रखना है। आप अच्छे से अगर समझ लेते हो तो एग्ज़ाम में आसानी से आप लिख सकोगे। ठीक है, तो गाइस लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले समझना कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की ऐसी टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यह हम बोल सकते हैं इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस होंगे, इनपुट के, आउटपुट के, इंटरनेट के से रिलेटेड हो, मेमोरी ऑपरेशंस हो, सारे परफॉर्म कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर परफॉर्म करेगा। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह से काम करता है। एक ब्रिज की तरह से आपको कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। तो एज मेंशन हियर, इट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर को और यूजर को आपस में जोड़ता है ना। वी आर एबल टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हार्डवेयर को किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स कन्वीनियंट एनवायरनमेंट फॉर यूजर एंड एप्लीकेशंस। अब देखिए सिर्फ हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं बल्कि हमारे पास एप्लीकेशंस प्रोग्राम भी है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, आपके मोबाइल फ़ोन आपके पास मौजूद है ना। तो एज पर मोबाइल आपके पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, सारी फैसिलिटी मिलती हैं कि आप व्हाट्सएप का भी किस तरह से इस्तेमाल करना, फेसबुक किस तरह से इस्तेमाल करना, या आपके पास जो इंटरनल उसके एप्लीकेशन है उसका किस तरह से इस्तेमाल करना, इंटरनेट का किस तरह से इस्तेमाल करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम गाइड्स यू हाउ टू यूज़ कंप्यूटर हार्डवेयर, हाउ टू यूज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब देखिए यहाँ पर द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस सीपीयू शेड्यूलिंग। अब क्या करता है? सीपीयू शेड्यूलिंग मीन्स व्हाट? सीपीयू का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर। हम सेकंड पेपर में पढ़ रहे थे, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको शेड्यूल करता है किसके लिए? प्रोसेस के लिए, हमारे प्रोसेस के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करता है। फाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती हैं एंड अकॉर्डिंग टू फाइल इट मेक अ फाइल सिस्टम, इट क्रिएट देयर डायरेक्टरीज ओवर देयर इन द कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना। सिक्योरिटी एंड एरर हैंडलिंग, सिक्योरिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास के कि कोई अनऑथोराइज यूज़र आपके सिस्टम को इस्तेमाल ना कर सके। और उसके अलावा अगर कुछ एरर आता है तो उनको वो हैंडल भी करता है, डिबग भी करता है और रिमूव भी करता है। Without an operating system, user would need to interact directly with hardware, है ना। हमारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम हार्डवेयर को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो एक कुछ हमारे पास प्लास्टिक के और मेटल बॉक्सेस कुछ इस तरह से होंगे, है ना, मेटल के मटेरियल्स हमारे होंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे हार्डवेयर के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ गया तो एंड्रॉयड के अलग अलग उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और आईओएस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? तो देखिए देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कितने हैं? 4 है। पहले है हार्डवेयर। हार्डवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हार्डवेयर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। देखिए अब हार्डवेयर में क्या क्या है? इंक्लूड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेन मेमोरी है,
सेकेंडरी स्टोरेज है, मदरबोर्ड पे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो आपके लिए एसेंशियल है, रैम है, रोम है, ठीक है, जिसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है रैम को, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आपको ज़रूरत होगी एज पर द रिक्वायरमेंट, जितने आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ होना ज़रूरी है। कंट्रोल्स, अब इसका काम क्या है, इट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन, और क्या करता है कि जो भी एप्लीकेशन हमारे पास होंगे सिस्टम के अंदर, उसका किस तरह से इस्तेमाल होना, इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, आप सबको पता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ब्राउज़र्स है, जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। डेटाबेसेस है, जैसे एक्सेल है, या फिर हम ओरेकल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम और भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यूज़र, देखिए हमारा भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। वी आल्सो द पार्ट ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम, यानी एवरी यूज़र हु इज़ यूजिंग द कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ही इज़ पार्ट ऑफ दैट, वो भी उसका क्या पार्ट होगा। अब देखिए पीपल और मशीन्स दैट यूज द कंप्यूटर सिस्टम, हो सकता है कोई दूसरी मशीन भी आपके कोई कंप्यूटर को इस्तेमाल, जैसे रोबोटिक्स है ना, एआई है, जो क्या कर रही है, इस्तेमाल करिए आपके कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। इसको भी क्या कहा जाता है, पार्ट ऑफ दी कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम करना है, एज ए ब्रिज, ये काम करता है हमारे बीच में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब ये मेन टॉपिक है यहाँ पर, सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेस है। अब कितनी सर्विसेज है यहाँ पर हम देखेंगे। सो देयर आर 3 मेजर सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट, और तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछता है ये सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 2 तरह से इसका क्वेश्चन आता है। एक तो आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए पूछेगा कोई 2 सर्विसेज के बारे में, या फिर क्या करेगा ये 3 मार्क्स के लिए पूछेगा कि सिस्टम राइट एनी 6 सिस्टम कॉल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या अगर 4 मार्क्स के लिए वो पूछता है तो आपको ऑल के सारे सिस्टम कॉल्स, यहाँ पर जैसा 10 सिस्टम कॉल्स मेंशन है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ सिस्टम कॉल्स के नाम लिखना है, उसका मीनिंग नहीं भी लिखे तो चलता है। अब देखिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है। So it is set of services which provides a facility to store, retrieve, modify or remove the information on various devices। ठीक है, कि क्या है, क्या सपोर्ट करता है आपको, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, टू स्टोर द डेटा स्टोर करना, कहाँ पर करना, मेमोरी के अंदर करना, रिट्राइव करना यानी वापस से उसको मेमोरी से रीड करना, मॉडिफाई उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना, और रिमूव भी कर सकते हैं आप उसमें से इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। अब वेरियस डिवाइसेस बोले तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हार्ड ड्राइव्स है, जैसे हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, आपके पास पेन ड्राइव्स है, मेमोरी कार्ड्स है, यानी अलग अलग डिवाइसेस से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इट मैनेज एंड ऑर्गेनाइज एन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी कंप्यूटर के अंदर, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, तो
सारी इंफॉर्मेशन क्या होंगी आपकी, स्टोर होंगी क्या में, डायरेक्टरीज के अंदर और फाइल्स के अंदर, इन डेटा स्टोर इन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अलोकेट एंड डी अलोकेट द सेक्टर्स टू वेरियस फाइल्स। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो डिस्क हुआ करती थी उसके अंदर क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं मेमोरी के अंदर। उन सेक्टर्स के अंदर डेटा अलोकेट होता है और डी अलोकेट करता है। अलोकेट मीन्स टू स्टोर ओवर देयर, डी अलोकेट मीन्स टू डिलीट फ्रॉम दैट सेक्टर्स, वहाँ से डी अलोकेट करना। अब यहाँ पर इंश्योर दैट द पीपल हैव एक्सेस द इंफॉर्मेशन, और एक यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनाता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कौन आदमी यूज़ कर रहा है, यहाँ पर एक अथोराइज यूज़र उसका एक्सेस कर रहा है, ये उसकी पॉलिसी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब देखिए सिस्टम कॉल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वन बाय वन में हम इसको समझते हैं। पहला है क्रिएट अ फाइल। अब क्रिएट का मतलब है, देखिए व्हेन यू वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन सो यू नीड अ फाइल। सबको फाइल की जरूरत होती है, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अकॉर्डिंग टू दैट एप्लीकेशन इट हैज देयर फाइल, ठीक है, उसकी अपनी एक फाइल होती है, उसकी अपनी एक टाइप होती है, उसी के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे कोई भी किस्म का सॉफ्टवेयर हो। तो सो यू नीड अ फाइल, सो क्रिएट अ फाइल, इट मीन्स क्रिएट्स अ न्यू फाइल इन स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में आप नई फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद है क्रिएटर डायरेक्टरी, यानी अकॉर्डिंग टू फाइल टाइप, आपकी जो फाइल टाइप होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट डायरेक्टरीज और फोल्डर, डायरेक्टरी को फोल्डर भी कहा जाता है। तो स्टोर फाइल्स, उसके अंदर आप फाइल को स्टोर करेंगे या बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, यू कैन चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी। जैसा आपने देखते हैं कि आपके पास व्हाट्सएप मौजूद है, व्हाट्सएप जब आप व्हाट्सएप तो आप इस्तेमाल करते हो, मगर आप जब इसको बैकग्राउंड में जाके चेक करते हैं, व्हाट्सएप की डायरेक्टरी ओपन करते हैं तो आपको अलग अलग फोल्डर्स नज़र आते हैं, कहीं पर इमेजेस होती हैं, कहीं पर फाइल्स होते हैं, कहीं पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहीं पर वीडियोस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज इट मेक अ डायरेक्टरी और फोल्डर ओवर दैट। तो यहाँ पर आप वर्किंग डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद रीड ऑपरेशन, रीड का मतलब क्या आता है, टू रीड द फाइल फ्रॉम योर मेमोरी, यानी मेमोरी से यानी बफर से फाइल को यहाँ पर बफर भी मेमोरी को यहाँ पर बफर भी कहा जाता है। टू रीड डेटा फ्रॉम बफर, बफर से फाइल को क्या करना, रीड करना, ठीक है। और जब आप रीड करते हैं तो वो रैंडम एक्सेस के अंदर क्या होता है, मूव होता है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। टू रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड अ फाइल, यानी वॉट एवर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड द फाइल यू कैन रीड फ्रॉम दैट। उसके बाद राइट ऑपरेशन, इट मीन्स राइट्स और इंसर्ट द डेटा इन न्यू फाइल और एग्जिस्टिंग फाइल। आप ये नई फाइल में डेटा राइट भी कर सकते हो, या कोई दूसरी फाइल जो आपने ऑलरेडी बनाया है, एग्जिस्टिंग फाइल है, उसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है रीनेम और चेंज द नेम ऑफ फाइल, ठीक है, आप कोई भी फाइल के नाम को चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद है कॉपी द फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी जगह पे फाइल को क्या करना, कॉपी और पेस्ट करना। उसके बाद सॉर्टिंग एंड अरेंज द कंटेंट्स ऑफ फाइल, यानी आप देखिए जैसा कि एक्सेल में या एक्सेस के अंदर जहाँ डेटाबेस होता है, सो यू नीड टू रीअरेंज और सॉर्ट द डेटा। तो आप क्या करते हैं, डेटा को सॉर्ट करते हैं इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में आप क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं। सो वी अरेंज द डेटा इन फ्रॉम अ फाइल, ठीक है, इन स्पेसिफिक ऑर्डर। उसके बाद मूव और कट द फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू नो अबाउट दैट। उसके बाद डिलीट अ फाइल, यानी फाइल को डिलीट करना, रिमूव करना परमानेंटली फ्रॉम स्टोर। उसके बाद क्रिएट अ लिंक, लिंक क्रिएट करना, क्या करना है, लिंक क्रिएट करना। नॉर्मली हम जैसे वेब पेजेस वगैरह बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, फाइल्स को लिंक्स करते हैं आपके हार्ड ड्राइव से, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट्स मीन्स टू रन फाइल डिस्प्ले आउट, यानी क्या करना, ये फाइल को एग्जीक्यूट करना, रन करना। उसके बाद क्लोज अ फाइल, फाइल को क्लोज करना। ये सारे सिस्टम कॉल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रोसेस बोले तो क्या, व्हाट इज मीन ऑफ प्रोसेस, एग्जाम में पूछ भी सकता है। सो
Process means a task which is under execution is called as a process. A task which is under execution is called as a process. अब ऐसे टास्क जो प्रोसेस हो रहे हैं आपके पास आपके सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर दूसरी जो मेन सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। कि जितने भी प्रोसेस आपके कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं उनको क्या करना? मैनेज करना। क्या करना? मैनेज करना। अब कैसा मैनेज करता है? लेट्स सी। प्रोसेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कोर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट डील्स विद क्रिएटिंग शेड्यूलिंग। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस को क्रिएट भी करेगा, शेड्यूल भी करेगा, एग्जीक्यूटिंग यानी कि एग्जीक्यूट भी करेंगे, एंड टर्मिनेटिंग प्रोसेस, सो दैट द सीपीयू यूज एफिशिएंटली एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन रन स्मूथली एट द सेम टाइम। अब देखिए यहाँ पर आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सेम टाइम वी कैन रन मैनी एप्लीकेशन मैनी प्रोग्राम्स ओवर देयर इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना? उन सबको मैनेज करना, उन सबको मैनेज करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिस्टम कॉल्स मौजूद है, ये सिस्टम कॉल्स पे काम करता है। तो देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की सिस्टम कॉल्स क्या है। क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू दी पैरेंट। पहला सिस्टम कॉल है क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू दी पैरेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट ये साल इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके सिस्टम कॉल्स पूछ सकता है। अब मतलब क्या है इसका? क्रिएट्स अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस विच इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। यानी कि क्या करेंगे? क्या होगा कि आपके हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर जो डेटा होगा, जब आप उसको रीड करेंगे, जब आप उसको प्रोसेस करेंगे, तो उसकी सेम कॉपी बनाएगा। वो कहाँ पर बनाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी में बनाएगा ऑलरेडी। तो वो कॉपी उसकी क्या हो जाती है? बनकर आती है, उसके ऊपर वो काम करता है। यानी कि जो ओरिजिनल डेटा आपका मौजूद है आपके हार्ड ड्राइव्स के अंदर, वो क्या है? पेरेंट कॉपी है, और जो उसकी कॉपी बनकर आई है वो क्या है? उसकी चाइल्ड कॉपी है। तो यहाँ पर इस तरह क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू द प्रोसेस पेरेंट, यानी एज इट इज कॉपी बनेगी आपके प्रोसेस की। उसके बाद है वेट फॉर चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट। अब देखिए आपका प्रोसेस क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, रैम में होता है, रन टाइम में होता है, रन टाइम भी बोल सकते हैं उसको। तो देखिए जब तक कि वो टर्मिनेट नहीं होगा उसका वो क्या करेगा? वेट करेगा। क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम वेट करेगा। उसके बाद है टर्मिनेट अ प्रोसेस। प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, यानी कि स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड रिलीजेस ऑल अलोकेटेड रिसोर्सेज। यानी प्रोसेस को टर्मिनेट करना और जो रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल किया था उसको क्या करना? रिलीज करना। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द पीरियोडिटी ऑफ प्रोसेस, यानी मॉडिफाइज द पीरियोडिटी ऑफ प्रोसेस टू कंट्रोल सीपीयू शेड्यूलिंग। अब देखिए हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पढ़ा था, है ना, डिफरेंट इंटरप्ट्स होते हैं पीरियोडिटी के बेसिस पे, RST 5.5, 6.5 एंड 7.5। तो वहाँ पर हम देखे कि भी ये जो प्रोसेस होते हैं पीरियोडिटी बेसिस होते हैं, तो इनको मॉडिफाई करना, ये प्रोसेस को क्या करना? मॉडिफाई करना एज पर द पीरियोडिटी, उनकी पीरियोडिटी की बेसिस पे। उसके बाद है रेडी अ प्रोसेस, यानी माइक्रो प्रोसेसर में भी हमने पढ़ा था कि भाई प्रोसेस किस तरह से रेडी होता है ना, टास्क किस तरह से रेडी होता है, एग्जीक्यूट होता है। सो सेम थिंग इज दैट रेडी अ प्रोसेस, यानी मूव्स अ प्रोसेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, यानी ऐसा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रहा था उसको क्या करना है? रेडी करना एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद ब्लॉक अ प्रोसेस, यानी कि कोई प्रोसेस को टेम्पररी ब्लॉक करना। सस्पेंड्स अ प्रोसेस अंटिल इट गेट्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और एन इवेंट अकर्स, यानी कि हम क्या करते हैं? समटाइम वी आर वॉचिंग वीडियो एंड सेम टाइम वी आर गेटिंग कॉल फ्रॉम आवर फ्रेंड्स और फैमिली, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है? जो प्रोसेस आपके पास चल रहा था सिस्टम में वो क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। फिर इट नीड्स टू रिज्यूम दैट, आपको क्या करना है? उसको रिज्यूम करना है। ऐसा प्रोसेस जो ब्लॉक होगा तो आप उसको वापस से क्या करते हैं? रिज्यूम करते हैं। उसके बाद डिस्पैच अ प्रोसेस, प्रोसेस को क्या करना? डिस्पैच करना। क्या करना? उसको डिस्पैच करना। resume a process
उसके बाद प्रोसेस को रिज्यूम करना, इट मीन्स रिस्टार्ट अ सस्पेंडेड और स्टॉप और ब्लॉक अ प्रोसेस, यानी ऐसे प्रोसेस जो स्टॉप हो चुके थे, जो सस्पेंड हो चुके थे, उनको क्या करना, रिज्यूम करना और वापस से उनको एग्जीक्यूट करना। उसके बाद डिले अ प्रोसेस, यानी प्रोसेस को डिले करना, लेट करना। अब ये किस सिचुएशन में होता है, प्रियोरिटी बेसिस पे क्या होते हैं, प्रोसेस डिले होते हैं। इट मीन्स पॉजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है, कोई प्रोसेस को पॉज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, यानी कि मेमोरी को मैनेज करना, है ना। आपके पास कई किस्म की मेमोरीज है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड ड्राइव्स है, पेन ड्राइव्स, यानी एक्सटर्नल मेमोरीज भी यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए, द सर्विसेज प्रोवाइड अंडर मेमोरी मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टू कीपिंग ट्रैक ऑफ मेमोरी एंड अलोकेटिंग डी अलोकेटिंग इट टू वेरियस प्रोसेस, यानी आपके पास जो भी मेमोरी है उसको अलोकेट और डी अलोकेट करना, इसके लिए प्रोसेस के लिए करना। द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स अ लिस्ट ऑफ द फ्री मेमोरी लोकेशन। एवरी टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ लिस्ट, उसके पास एक लिस्ट होती है कि कितनी मेमोरी क्या है, फ्री है और कितनी इंगेज है, उसके पास ये सारा डेटा मौजूद होता है। बिफोर अ प्रोग्राम इज लोडेड इन द मेमोरी फ्रॉम द डिस्क, यानी ये बता रहे हैं कि आपके हार्ड ड्राइव से कोई प्रोग्राम अगर लोड हो रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, कहाँ पर, रैम के अंदर, क्योंकि जो भी डेटा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है वो रन टाइम में होता है, वो मेमोरी में होता है। द MM कंसल्ट्स दिस फ्री लिस्ट, हम MM क्या करेगा, फ्री लिस्ट को कंसल्ट करेगा कि कितनी मेमोरी अवेलेबल है। अलोकेट्स द मेमोरी टू प्रोसेस एंड अपडेट्स द लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी, ये क्या करेगा, उसको अलोकेट करेगा, किसके लिए, उस प्रोसेस के लिए, उसको फिर वापस से क्या करेगा, लिस्ट को अपडेट करेगा कि अब कितनी मेमोरी उसके पास फ्री है। उसके बाद देखिए, द मेमोरी अलोकेटेड टू प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम साइज, आपके प्रोसेस की, आपके प्रोग्राम की जितनी साइज होगी वो मेमोरी उस हिसाब से क्या करेगा, वो अलोकेट करेगा, यानी जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही मेमोरी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब देखिए इसके कुछ सिस्टम कॉल्स है। पहला सिस्टम कॉल्स है allocate a chunk of memory for a process, यानी कि कोई भी प्रोसेस के लिए उतनी ही मेमोरी प्रोवाइड करेगा जितनी उसको ज़रूरत है। इट मीन्स रिवर्सेस अ रिक्वायर्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर अ प्रोसेस सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूट्स प्रॉपरली, कि उतनी मेमोरी प्रोवाइड करेगा ताकि वो आसानी से एग्जीक्यूट हो चुके। उसके बाद फ्री चंक ऑफ मेमोरी फ्रॉम अ प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में था अब वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसको क्या करना, उससे रिलीज करवाना, वो स्पेस रिलीज करवाना जो उसको प्रोवाइड किया था। सो रिलीजेज द अलोकेट मेमोरी ऑफ अ प्रोसेस आफ्टर यूज मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द प्रोसेस, यानी दूसरे प्रोसेस के लिए क्या करना, अवेलेबल करने के लिए उससे सारा स्पेस रिलीज करवाना। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट हम डॉस के बारे में पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट के नाम पे आज भी आपके साथ विंडोज़ के साथ अटैच होता है, कमांड प्रॉम्प्ट के नाम पर। ठीक है, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, यानी एवरीथिंग इन कलर्ड एंड एवरीथिंग, यानी यहाँ पे सिंबल्स नज़र आएंगे, आइकॉन्स नज़र आएंगे, आपको माउस आपके पास मौजूद है। देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब इवॉल्व हुआ था, जब इसका डेवलपमेंट हुआ था, उस वक्त में कोई माउस का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम पे कोई कलर्ड किस्म की ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक कीबोर्ड था और आपके सामने एक मॉनिटर लगा हुआ होता था। कीबोर्ड भी आज के जो कीबोर्ड है मल्टीमीडिया एडवांस कीबोर्ड्स है उस तरह के नहीं होते थे, बल्कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड होता था जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हुआ करते थे सिर्फ, बाकी और कुछ सिम्बॉल थे, सेलेक्टेड सिम्बॉल्स वहाँ पर मौजूद थे। आज के जो कीबोर्ड्स है बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो देखिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था
है ना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। डिस ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस इज़ अ कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आज देखिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग हमको स्क्रीन के ऊपर आइकॉन्स नज़र आते हैं, नीचे स्टार्ट बटन है, टास्क बार है हमारे पास, है ना, सारी फंक्शनैलिटी हमको डेस्कटॉप पे और स्क्रीन पे मिल जाती है। ये सारी चीज़ें उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। यानी उस वक्त अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना था, आज भी आप उसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो यू नीड to remember the command, a list of command, है ना, lot of command to handle operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए या आप एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो कमांड का इस्तेमाल होता था, कमांड आपको याद करना पड़ता था। तो देखिए कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन टू मैनेज डिस्क फाइल, यानी डिस्क में जो भी फाइल थी उनको क्या करना, मैनेज करना, मेमोरी एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। इट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अलाउज यूज़र टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम बाय टाइपिंग कमांड्स। यहाँ पे आपको सिर्फ कमांड्स के थ्रू ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। डॉस इज अ सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, यानी एक यूज़र एक वक्त में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। एंड वॉज वाइडली यूज इन अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स जब इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट के अंदर, उस वक्त सबसे ज़्यादा डॉस का इस्तेमाल हुआ। अब डॉस के फीचर्स क्या है, सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग, कमांड लाइन इंटरफेस CLI जिसे कहा जाता है, लो मेमोरी रिक्वायर्ड यानी फ्लॉपी भी उस वक्त 2 से 2.5-3 MB के अंदर ही काम करता था। फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, यानी बहुत फास्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होते थे ऑपरेशंस, बिकॉज वहाँ पर कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं था, ग्राफिक्स नहीं था, वहाँ पर एक वक्त में एक ही टास्क क्या होता था, परफॉर्म होता था, इसीलिए बहुत फास्ट काम करता था। डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, यानी हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करता था। अब उसके बाद उसके कुछ वर्जन्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में, विंडोज़ 98। विंडोज़ 98 क्या है, व्हाट इज़ विंडोज़ 98 एंड राइट द फीचर्स ऑफ विंडोज़ 98। इसके ये 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है या 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। अब देखिए विंडोज़ 98 क्या है। आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास मौजूद है, चाहे विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, ये उसकी एडवांस कॉपीज़ है, ये एडवांस वर्जन है किसके, विंडोज़ 98 के। देखिए Microsoft announced with this new system software version 4.10 the revised version of in Windows 95। एक्चुअली Windows 3.10 पहले था इसका, उसके बाद 4.10 आया, उसके बाद Windows 95 मार्केट में आया। तो देखिए द ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 98 contains as इन्वेंशन मेनली डिटेल्स इम्प्रूवमेंट्स एंड बग फिक्स, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया था, है ना, कि बहुत सारे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स थे और बग्स, यानी कि जो एरर आपके पास प्रोग्राम में आते हैं उसको यानी बहुत सारे बग्स यहाँ पे फिक्स किए गए थे। द हार्डवेयर कंपोनेंट इज इन्हांस विद USB सपोर्ट, यानी USB फर्स्ट टाइम, जैसा आज के पास USB पोर्ट जो होता है आपके पास आपके डिवाइसेस से, है ना, आप चाहे मोबाइल रिचार्ज करें तो आपने देखा USB होते हैं, आज C पोर्ट है यहाँ पर, C एडवांस है USB का। तो देखिए USB उस वक्त इवॉल्व हुआ था, उस वक्त उसका क्या हुआ था, USB का इंट्रोडक्शन हुआ था विद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है, देखिए द ऑपरेशन ऑफ सेवरल मॉनिटर्स इज पॉसिबल नाउ। विंडोज़ 98 इज प्रिपेयर्ड फॉर DVD मूवीज। DVD उस वक्त इस्तेमाल होती थी, CD और DVDs। फॉर द व्यू ऑफ DVD मूवीज़ सेपरेट सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल। DVDs को देखने के लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत हुआ करती थी। एज अ फाइल सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ 98 FAT32 इज़ रिकमेंडेड। उस वक्त जो फाइल सिस्टम लगता था वो क्या था, FAT32, है ना। और आज कौन इस्तेमाल होता है, आज दूसरा फाइल सिस्टम उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ विंडोज़ 98। विंडोज़ 98 के फीचर्स क्या क्या थे। तो देखिए ईजियर टू यूज़, यानी ये आसानी से इस्तेमाल हुआ करते हैं। विंडोज़ 98 इज़ अ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए डॉस के बारे में देखा था हमने, डॉस सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग था, मगर विंडोज़ 98 क्या है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक यूज़र एक वक्त में कई टास्क को परफॉर्म कर सकता था।
It is very easy to open and close a file and application by just clicking. अब देखिए यहाँ पर माउस का कॉन्सेप्ट आया था विंडोज़ के साथ में, कि माउस का इस्तेमाल होने लगा, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स आ गए, फंक्शनल कीज आ गए कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी फाइल को ओपन करना और क्लोज करना बहुत आसान था। एक क्लिक करो ओपन हो जाती है, एक क्लिक पे क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। आज भी वही होता है। इट कैन वर्क ऑन मल्टीपल मॉनिटर्स साइमल्टेनियसली, यानी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कई मॉनिटर्स पे एक वक्त में काम कर सकता था। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ईजी, यानी कोई भी नए हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना इस पर आसान था। आज भी देखिए आप तो कोई भी अटैच करो ये डायरेक्टली वर्क करना चालू करता है। यू कैन कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर लाइक डिजिटल इमेजिंग डिवाइस लाइक कैमरा, स्कैनर, बहुत सारे डिवाइस से हम कनेक्ट कर सकते थे फॉर एंटरटेनमेंट। उसके बाद वेब इंटीग्रेशन यूजिंग of www World Wide Web is easier and faster. You can make your favorite web page by using Microsoft Outlook. You can send email or messages to many people at a time, can manage online conferences and lectures. देखिए आज जैसा ऑनलाइन हमारा लेक्चर चल रहा है तो सेम थिंग इज वाज पॉसिबल फ्रॉम विंडोज 98, और ये 98 में ही आया था, 1998 के अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि वेबसाइट बनाना आसान हो गया। आप जैसा आपके सिलेबस में है नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप आपके वेब पेजेस बना सकते हैं और आउटलुक के थ्रू ईमेल वगैरह आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आसान हुआ, ठीक है। और एक ही आदमी को नहीं बल्कि मल्टीपल मैसेजेस आप कई लोगों को एक साथ कर सकते हैं। यानी ईमेल में आप देखते हैं कि एक ईमेल डालो, उसके बाद दूसरा डालो, उसके बाद तीसरा डालो, जैसे BBC का ऑप्शन आता है उसके अंदर, यू कैन सेंड ईमेल मैनी पीपल एट अ सेम टाइम। उसके बाद जैसे ऑनलाइन जैसे क्लासेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, सो सेम लाइक दैट। उसके बाद एंटरटेनमेंट यानी कि विंडोज़ 98 सपोर्ट्स मल्टीमीडिया सच एज डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो, है ना। उससे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, यानी कि डिजिटल ऑडियो लोग गाने सुना करते थे, मूवीज़ देखा करते थे। सो यू कैन प्ले हाई क्वालिटी ऑफ डिजिटल मूवीज़ एंड ऑडियो ऑन द कंप्यूटर एंड कैन कनेक्ट द टेलीविजन विद कंप्यूटर बाय यूजिंग TV ट्यूनर डिवाइस। एक डिवाइस लगाया जाता था कंप्यूटर को जिसके थ्रू TV का एक्सेस भी आप इसके ऊपर ले सकते थे। अब वो डिवाइस क्या था, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का वाला डिवाइस था जिसको TV ट्यूनर कहा जाता है, लाइक मॉडेम। जैसे मॉडेम के थ्रू पहले इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता था विंडोज़ 98 पे, अभी इनबिल्ट मॉडेम होते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं विंडोज़ NT, यानी कि विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसके बाद के वर्जन है विंडोज़ 98 के बाद के। आज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के, ये सब विंडोज़ NT कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विंडोज़ NT, ठीक है। आप देखिए जैसे ही विंडोज़ NT आ गए तो एक मार्केट में भूचाल आ गया था, है ना। हर जगह पर लोगों के पास कंप्यूटर आने लगे, है ना। हर जगह कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखिए विंडोज़ NT क्या है, विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी क्या है। सो विंडोज़ NT इज़ अ फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ 98. It is a portable operating system like Unix. This ensure consistency of applications across a variety of platforms. The Intel x86 फैमिली यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जिसके बारे में हमने पढ़ा है, सिलिकॉन ग्राफिक्स MIPS यानी कि रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। RS 4000 है। अल्फ़ा प्रोसेस supports Windows 98. Windows NT is multi-user and multitasking operating system. अब देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट आ चुका है। पहले क्या था, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, उसके बाद सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, नाउ हियर मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। It has all the features of modern operating system. It has virtual memory management. अब virtual memory management किसे कहते हैं, क्या होता है? तो देखिए ऐसा डेटा जिसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, सम अमाउंट ऑफ डेटा इन हार्ड ड्राइव्स एंड सम अमाउंट ऑफ दैट डेटा इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऐसा
डेटा या ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क से क्या हो रहा है, आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ रहे हैं, यानी उसका कुछ हिस्सा वहाँ पर है, कुछ हिस्सा यहाँ पर है। इसको वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। थ्रेड्स, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड बिल्ट इन नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है। इट हैज़ मॉड्यूलर एंड पोर्टेबल डिज़ाइन, इसके अलग अलग डिज़ाइन है, मॉड्यूलर और पोर्टेबल। जैसे हम देखते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, जैसा हम एक्सेस करते हैं साइट को तो बोलता है डेस्कटॉप साइज़ या आपके डेस्कटॉप साइट या आपके फ़ोन की साइट, तो इसी तरह से उसके अलग अलग डिज़ाइन मौजूद है। लेट्स डिस्कस सम फीचर्स ऑफ विंडोज़ NT। इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं यहाँ पर। विंडोज़ NT इज़ मल्टी यूज़र मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। You will get a fast response when multiple applications are running. Tasks are scheduled by the operating system by giving a time slice to each task, and when it time slice is over, the next one is started. हमने माइक्रो प्रोसेसर में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। द प्रीवियसली रनिंग टास्क इज रिज्यूम व्हेन इट टर्न्स come again. In multi-threading, a task can be subdivided into smaller units called threads. Each thread has an independent flow of control within a task. Different threads can be scheduled and executes independently. Symmetric multiprocessing will allow Windows NT to schedule various tasks on a CPU in a multiprocessor system. Windows NT के बारे में भी पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फीचर इसका। विंडोज़ NT इज़ बिल्ट एज 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ NT सपोर्ट्स वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। विंडोज़ NT सपोर्ट्स फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल सर्विसेज एंड रिसोर्स शेयरिंग ऑन अ नेटवर्क, यानी कि कोई भी एक डिवाइसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर, जैसा प्रिंटर वगैरह है। विंडोज़ NT कैन इंटरैक्ट विथ ऑल नेटवर्किंग सिस्टम्स लाइक नोवेल नेटवेयर। विंडोज़ NT यूजेस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS का इस्तेमाल होता है। इन NTFS फाइल्स नेम कैन बी 250 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी नेम जो होगा फाइल का 256 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, यानी कोई भी फाइल का नाम आप जो भी रखते हो। NTFS also implements fault tolerance, security and has support for every large file, यानी यहाँ पर कितनी भी बड़ी फाइल हो उसके लिए क्या होगी, सिक्योरिटी होगी। विंडोज़ NT is divided into different subsystems and layers. द ब्लॉक डायग्राम आप नीचे नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ विंडोज़ NT इज शोन इन फिगर। एट द लोवेस्ट लेयर इज हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसे हॉल भी कहा जाता है। दिस लेयर प्रोवाइड्स ऑल हार्डवेयर स्पेसिफिक फंक्शंस। This layer will be different on different hardware platforms. This layer handles interrupts, direct memory access, DMA, memory management and multiprocessor synchronization. यानी देखिए जब हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट होते हैं, कंप्यूटर जैसे ही हम ओपन करते हैं, सो वी इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। हम हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर से क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। ये हमको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू यूज़ कंप्यूटर हार्डवेयर्स। कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखिए उसके ऊपर हॉल के ऊपर अगर हम जाते हैं, सो वी सी देयर विंडोज़ NT कर्नल। हमें विंडोज़ का कर्नल वहाँ पर मिलता है। अब कर्नल का काम क्या होता है? द कर्नल प्रोवाइड्स द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज लाइक शेड्यूलिंग ऑफ थ्रेड्स एंड टास्क। बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि भाई किस तरह से प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करेगा। It supplies basic set of objects like files, memory and processes for use of higher layers on the top of kernel. On the top of kernel there are 6 modules, यानी कर्नल के ऊपर भी 6 मॉड्यूल्स हैं which together form एग्जीक्यूटिव। ये एक साथ होते हैं मॉड्यूल। अब वो कौन कौन से मॉड्यूल है, लेट्स वी सी। तो देखिए यहाँ पर ये विंडोज़ NT का एक डायग्राम है, यानी कि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। देखिए नीचे ब्लैक जो पट्टी बता रही है हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर है। जैसे ही
आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, सो वी इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। उसके बाद माइक्रो कर्नल यानी कर्नल के साथ हमारा इंटरैक्शन होता है। उसके बाद सब सिस्टम्स है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे इनपुट आउटपुट मैनेजर है, यानी इनपुट आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऑब्जेक्ट मैनेजर यानी हमारी ये फाइल्स के ऊपर काम करता है। उसके बाद सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, यानी ये सिक्योरिटी के लिए काम करेगा कि भाई यूज़र ओनली द अथोराइज्ड यूज़र कैन यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद प्रोसेस मैनेजर है, यानी प्रोसेस को मैनेज करने वाला। उसके बाद एलपीसी फैसिलिटी है, यानी ये लोकल प्रोसीजर कॉल फैसिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद वीएम मैनेजर है, वर्चुअल मेमोरी मैनेजर है, वर्चुअल मेमोरी मैनेजर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वन बाय वन सबका क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो कर्नल के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि किस तरह से हम थ्रेड को शेड्यूल करेंगे, इंटरप्ट को शेड्यूल करेंगे, इंटरप्ट हैंडलिंग है ना, इंटरप्ट हैंडलिंग आपने इंटरप्ट पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर में। कंटेक्स्ट स्विचिंग, स्विच की यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को किस तरह से हम स्विच करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या है। उसके बाद हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के बारे में है। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, देखिए एवरी एप्लीकेशन प्रोग्राम और एवरी हार्डवेयर हैव दियर डिवाइस ड्राइवर्स, यानी उनके ड्राइवर्स होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग्स होती है जो उनको रन होने के लिए ज़रूरी होती है। यानी जितने जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर्स है, आप प्रिंटर लगाते हैं, इट आस्क हार्डवेयर फॉर दैट, है ना, उसके डिवाइस ड्राइवर्स मांगता है, तो डिवाइस ड्राइवर्स की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद हार्डवेयर क्या है, CPU, मेमोरी, डिस्क, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद देखते हैं मॉड्यूल्स ऑफ विंडोज NT है, प्रोसेस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, इनपुट आउटपुट मैनेजर जो हमने डायग्राम में देखा है, ऑब्जेक्ट मैनेजर है, सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर क्या करता है, प्लग एंड प्ले मैनेजर है। उसके बाद लोकल प्रोसीजर कॉल फैसिलिटी, ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए विंडोज़ जो होता है वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप देखिए लिनक्स है, लिनक्स भी क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका भी इसका भी डेवलपमेंट हुआ कब, 1991 के अंदर। अब देखिए लिनक्स और विंडोज़ में क्या डिफरेंस है। लिनक्स क्या है, फ्रीवेयर है, क्या है, ये फ्रीवेयर है, ये अवेलेबल है, आपको इंटरनेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, इट डोंट आस्क फॉर दी मनी। मगर विंडोज़ आपको परचेस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, परचेस। तो देखिए इन 1991 with the commencement of personal object by स्टूडेंट लिनस टोरवाल्ड्स, एक स्टूडेंट था लिनस टोरवाल्ड्स, जिसने क्या किया था, he had wrote a kernel for this operating system, उसने लिनक्स के लिए कर्नल को लिखा था, यानी उसकी कोडिंग की थी। Since then the resulting Linux kernel has been marked by constant growth throughout its history, यानी आज भी लिनक्स क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लिनक्स की कोई एक शक्ल नहीं है, लिनक्स अलग अलग शक्लों में आपको नज़र आएगा, यानी कि हम अपने हिसाब से लिनक्स को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ मॉडिफाई नहीं होता है, लिनक्स क्या होगा, मॉडिफाई होगा। लिनक्स के कई नाम हैं, लिनक्स के क्या है, कई नाम है, एक नाम नहीं है, ठीक है। लिनक्स को काली भी कहा जाता है, कहीं पर उसका नाम अलग होगा, कहीं पर उसका नाम अलग होगा। तो लिनक्स इज़ द बेस्ट नोन मोस्ट यूज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसका कोड क्या है, ओपन। एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इज सॉफ्टवेयर दैट sits underneath all of the other software on the computer, receiving requests from those programs and relaying these requests to the computer's hardware. Linux refers to the Linux kernel, but also set of programs, tools and services that are typically bundled together with the Linux kernel to provide all of necessary components of fully functional operating system. Some people, particularly members of the Free Software Foundation, एक फाउंडेशन है वर्ल्ड के अंदर, refer to this collection as GNU Linux because many of the tools included are GNU components. However, not all Linux installations use GNU components as a part of their operating system. Android, अब देखिए Android for example uses a Linux kernel but relies very little on GNU tools. GNU tools ये क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है,
इसके कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो किसका इस्तेमाल करता है, लिनक्स के कर्नल का इस्तेमाल करता है। यानी हमने क्या किए, लिनक्स के कर्नल की कोडिंग वहाँ से कॉपी करके कहाँ पर पेश की है, with Android operating system. Feature of Linux. Linux is multi-user multitasking operating system with a full set of Unix compatible tools. यानी Unix के सारे tools यहाँ पर दिए गए थे जो इसके लिए आसान यानी ज़रूरी थे। Linux runs on wide variety of platforms. It was developed exclusive on PC architecture. यानी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको डेवलप किया गया। It provides as much as functionality from limited resources. यानी विंडोज़ के कंपैरिजन में ये बहुत क्या करेगा, आगे काम करेगा। इट प्रोवाइड्स एज मच एज फंक्शनैलिटी, यानी कम से कम रिसोर्स से ज़्यादा क्या करेगा, फंक्शनैलिटी ये क्या करेगा, लेगा, काम करेगा। इट कैन रन ऑन मशीन हैविंग 4 MB ऑफ रैम। अब देखिए, यानी कम भी मेमोरी है तो वहाँ पर भी लिनक्स काम कर सकता है। मगर देखिए आपके विंडोज़ को लगता है भाई इतना 10 GB लगेगा तो 10 GB होना है तो होना ही है, मगर लिनक्स के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लिनक्स सपोर्ट्स अ वाइड बेस ऑफ एप्लीकेशन। लिनक्स इज़ फ्री सॉफ्टवेयर। सबसे लास्ट में इसका जो फीचर है क्या है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। अब देखिए यहाँ तक कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, डॉस के बारे में पढ़ा, विंडोज़ 98 के बारे में पढ़ा, विंडोज़ NT के बारे में पढ़ा और लिनक्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करता है टू स्टोर द डेटा ऑन दी डिस्क, ऑन दी मेमोरी पे स्टोर करने के लिए। तो देखिए जो पहला जो सिस्टम था, आउटडेटेड जो सिस्टम है वो था टैब बेस्ड सिस्टम। आजकल इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, ये आउटडेट टेक्नोलॉजी कहलाती है। आज डिस्क का इस्तेमाल होता है। अब डिस्क से भी आगे बढ़कर हम कहाँ पर आ गए हैं, SSD पर आ गए हैं, है ना। अब हार्ड ड्राइव्स भी क्या होगी, कम हो गई। CD और DVD का भी आज इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखिए पहले जो सिस्टम होता है, इन अर्ली फाइल सिस्टम व टैब बेस्ड सिस्टम, यानी आपने कैसेट्स देखे होंगे उस ज़माने में, ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स, है ना। किस तरह से वो काम करती थी, किस तरह से उसके अंदर डेटा स्टोर होता था, है ना। उसके पर्टिकुलर उसकी मशीन होती थी, टेप होते थे, जिसे टेप कहा जाता है, जिसके अंदर वो रीड होते थे। और उस वक्त वीडियो देखने के लिए भी उसकी कुछ वीडियो का उसका कुछ एक मैकेनिज़्म था जिसके अंदर वीडियोस को देखा जाता था। तो वो सिस्टम वहाँ पर इस्तेमाल होता था, टेप का इस्तेमाल होता था। दे आर सिंपल बट इनएफिशिएंट, यानी आसान था मगर इनएफिशिएंट। फिजिकल टेप रील्स आर लार्ज, उसकी रील्स जो लंबी हुआ करती थी, बट मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर स्मॉल, यानी फाइल्स की साइज कम हुआ करती है। सो मोर नंबर ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द टेप, ईच टेप विल हैव इट्स ओन डिवाइस फिट। यानी कंप्यूटर में भी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ बग्स है। फाइंडिंग अ फाइल ऑन टेप्स इट्स टाइम कंज्यूमिंग, यानी कोई फाइल को आपको तलाश करना है तो टाइम कंज्यूमिंग, उसको रिवर्स फॉरवर्ड करके उसको चेक किया जाता था कि कौन से पोजीशन पे फाइल हो सकती थी, फिर वहाँ पर उसको सर्च आउट करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। अनदर प्रॉब्लम वॉज रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल, यानी कि अगर आप कोई फाइल को मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं होती। इट नीड्स एंटायर न्यू कॉपी टू मॉडिफाई आफ्टर मॉडिफिकेशन। अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वापस से उसकी एक डुप्लीकेट फाइल क्या करता था, वो क्रिएट करता था। टेप्स आर यूज फॉर डेटा ट्रांसपोर्ट बिटवीन मशीन्स और फॉर बैकअप, आर्काइवल स्टोरेज और बैकअप, यानी आप उसके अंदर बैकअप वगैरह भी ले सकते थे। अब उसके बाद देखिए नई टेक्नोलॉजी उसके बाद मार्केट में इवॉल्व हुई, इसके बहुत सारे लिमिटेशन थे टेप बेस्ड सिस्टम के। तो न्यू टेक्नोलॉजी वॉज इवॉल्व, that was disk based system. In disk based system, disk is used which is divided into tracks, यानी डिस्क आपकी ट्रैक्स के अंदर होती हैं, डिवाइड होती है। ईच ट्रैक, यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि आपको वर्टिकल लाइन और सर्कुलर लाइन नज़र आई। तो ये वर्टिकल और सर्कुलर लाइन क्या है, ये ट्रैक्स है। Each track is divided into sectors. A sector is the smallest unit of information which can read from or return to the disk. अब देखिए ट्रैक
ट्रैक्स से ही मिलके, वर्टिकल और सर्कुलर ट्रैक से मिलके क्या बनते हैं, सेक्टर मिलते हैं। यहाँ पे सेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, उन सेक्टर में क्या होता था, डेटा स्टोर होता था। अब देखिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, सेक्टर्स वराई फ्रॉम 32 बाइट्स टू 4096 बाइट्स, यानी 4096 बाइट्स तक इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी। देर आर 4 to 32 सेक्टर एज पर ट्रैक्स, यानी एक ट्रैक के ऊपर 4 to 32 सेक्टर्स हुआ करते थे एज पर द साइज ऑफ डिस्क, एंड फ्रॉम 7 to 500 ट्रैक पर डिस्क, यानी एक डिस्क के ऊपर, एक सीडी पर, एक डीवीडी पर या एक हार्ड ड्राइव पर, हार्ड डिस्क सबका शेप एक जैसा ही होता है। यानी कितने ट्रैक हो सकते थे, 7 to 500 ट्रैक पर डिस्क। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें पहला है सीक टाइम। सीक टाइम किसे कहते हैं? सीक टाइम का मतलब होता है टू एक्सेस द सरफेस वी मस्ट स्पेसिफाई द सरफेस ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर्स, यानी ट्रैक और सेक्टर्स को क्या करना, एक्सेस करना। अब किसके लिए? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड राइट हेड्स टू मूव द करेक्ट ट्रैक इज सीक टाइम। यानी देखिए आपको एक नीचे का डायग्राम नजर आ रहा है, उसके अंदर आपको एक आर्म नजर आ रहा है, उस आर्म पे क्या है, एक हेड है। ये क्या है, हेड है, और ये एक पोजीशन बता रहा है। यहाँ पर सिलेंडर होता है, बीच में एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर डिस्क आपकी लगी होती है, और सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी डिस्क क्या होती है, मूव होती है। और देखिए कब मूव होती है, जब आप कोई फाइल को एक्सेस करते हैं। तो ये हेड क्या करता है, उस जगह पर जाकर उसको जब तक रीड नहीं करता है ना, और जितना टाइम उसको रीड करने के लिए लगता है उसको कहते हैं सीक टाइम। क्या कहते हैं, सीक टाइम। यानी वो प्रॉपर सरफेस पे आएंगी, प्रॉपर करेक्ट पे प्रॉपर ट्रैक पे वो आएंगी और उसको क्या करेंगी, रीड करेंगी। ठीक है, उसको कहते हैं सीक टाइम। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज सीक टाइम। उसके बाद लेटेंसी टाइम, ये 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, 1.5 मार्क्स के लिए। लेटेंसी टाइम, लेटेंसी टाइम क्या होता है, द वेटिंग टाइम फॉर रीडिंग द रिक्वायर्ड सेक्टर टू रोटेट बिलो द हेड्स कॉल्ड लेटेंसी टाइम। यानी वो टाइम जो रिक्वायर्ड है आपके सेक्टर्स को रीड होने के लिए, यानी वो उस हेड के नीचे आने के लिए, उसको कहते हैं लेटेंसी ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है सारे सर्विसेज के, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो या प्रोसेस मैनेजमेंट हो या मेमोरी मैनेजमेंट हो। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आपका डेटा और आपके फाइल्स स्टोर होते हैं मेमोरी में। अब यहाँ पर ये जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसके अंदर आपको अलग अलग बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए दिस इज़ योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी है, और आपकी मेमोरी किस में डिवाइडेड है, ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, एंड एवरी ब्लॉक हैज़ इट्स ओन एड्रेस। हर ब्लॉक का यहाँ पर क्या है, अपना एक एड्रेस है। यानी पहला ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो उसका एड्रेस 0 है या उसका नंबर 0 है, फिर दूसरा 1 है, 2 है। इस तरह से कई ब्लॉक्स, यहाँ पे लाखों की तादाद में ब्लॉक्स हो सकते हैं मेमोरी के अंदर। यहाँ पर डायग्राम में 31 ब्लॉक्स ही बताए गए, यानी 32 ब्लॉक्स है इसमें। तो देखिए पहला जो मेथड्स है वो है हम यहाँ पे अलोकेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट अलोकेशन मेथड्स हैं, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करता है। पहला मेथड जो है वो है कॉन्टिजियस अलोकेशन मेथड, कॉन्टिजियस अलोकेशन मेथड। अब देखिए डायग्राम पे गौर कीजिए, एक डायरेक्टरी आपको दिखेंगी, नज़र आएंगी, यानी मेमोरी में एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। फाइल है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी लेंथ कितनी है, तो फाइल का नाम क्या है ना। सपोज एक का नाम काउंट है, एक का नाम TR है, एक का नाम मेल है, एक फाइल का नाम लिस्ट है, एक का नाम F है। इस तरह से आपके डिस्क के अंदर फाइल क्या है, स्टोर है। ठीक है, उनके स्टार्टिंग एड्रेस है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी लेंथ है, कितने ब्लॉक को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, वो लेंथ बता रहे हैं यहाँ पर। तो कॉन्टिजियस एलोकेशन मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं। विद कॉन्टिजियस एलोकेशन मेथड ईच फाइल हैज टू ऑक्यूपाई कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑन द डिस्क। यानी कि क्या करेंगे, क्या मतलब हुआ इसका, कि फाइल क्या करेंगी, उन ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करेंगे जो एक दूसरे के बाजू में है, एडजॉइनिंग ब्लॉक ऑफ द मेमोरी, यानी ऐसे ब्लॉक जो एक दूसरे से एडजॉइंट है, बाजू है। तो देखिए काउंट ने क्या लिया, 0 और 1 लिया। क्या लिया इसने, 0 और 1 लिया। यानी काउंट जो फाइल है वो कहाँ पर स्टोर हुई, 2 ब्लॉक में जिनके नाम है 0 और 1। उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 हो गई, बिकॉज इट
occupy 2 block. देखिए, द लोकेशन ऑफ अ फाइल is defined by the disk address of the first block and its length. Both sequential access and direct random access are supported by the contiguous allocation. The disadvantage of contiguous allocation is that it is often difficult to find free space for a new file. यानी कि बहुत सारी जब फाइल बन जाती है और आप कोई न्यू फाइल उसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हो सकता है उस फाइल की साइज ज़्यादा हो, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसके लिए मेमोरी तलाश करना. Moreover, one is often not sure of the space required while creating a new file. The various methods adopted to find space for a new file suffer from external fragmentation. ठीक है, कुछ मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वो हम देखेंगे आगे चल के कौन कौन से मेथड्स है. तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं डिस्क के काउंट ने 0 1 किया है, उसके बाद TR है, क्या है TR है. TR कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 14 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर क्लोज हो रहा है 16 पर, यानी इट ऑक्यूपाइड 3 ब्लॉक्स. मेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेल स्टार्ट हो रहा है ब्लॉक नंबर 19 से, कहाँ पर एंड हो रहा है ब्लॉक नंबर 24 पे. हाउ मच ब्लॉक्स इट ऑक्यूपाइड 6. वैसी लिस्ट है, लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 28 एंड ऑन 31. तो कितने ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड किए 6. F कहाँ पर मौजूद है 6 से स्टार्ट हो रहा है 7 पे एंड हो रहा है. यानी यहाँ पर सिर्फ अगर हम गौर करते हैं तो डेटा कहाँ पर स्टोर है, फाइल कहाँ पर स्टोर है, ऐसे ब्लॉक जो एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी एक के बाद एक है, इसको कॉन्टिजियस एलोकेशन मेथड कहते हैं. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट था तो उन्होंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इवॉल्व किया जिसे कहते हैं लिंक एलोकेशन मेथड. क्या है लिंक एलोकेशन मेथड. अब लिंक एलोकेशन मेथड में क्या होता है ना, वो हम देखेंगे. देखिए यहाँ पे एक डिरेक्टरी है, उसके अंदर एक ही फाइल है, वो स्टार्ट हो रही है 9 से एंड हो रही है 25 को, एंड हो रही है 25 को. अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज कॉन्टिजियस एलोकेशन मेथड का ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस्तेमाल किया. अब अलग अलग जगह पर कुछ ब्लॉक्स आपको मिलते हैं, कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है, और आपकी फाइल की साइज़ क्या है बहुत ज़्यादा है. उस सिचुएशन में लिंक एलोकेशन इस्तेमाल करता है, यानी अलग अलग ब्लॉक्स में डेटा आपका स्टोर होगा, मगर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हर ब्लॉक के लिए लिंक को क्रिएट करेगा, एक लिंक क्रिएट करेगा. उसका डिस्क्रिप्शन हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. इन लिंक एलोकेशन ईच फाइल इज अ लिंक लिस्ट of a disk block. The directory contains a pointer to the first and optionally the last block of the file. For example, a file of 5 blocks which starts at block number 4 might continue at block number 7, then block number 16, then block number 10 and finally block number 20. यानी ये randomly क्या होगा, रैंडमली ये इधर उधर कनेक्ट होगा. यानी ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट यहाँ से हो गया तो यहीं पर एंड होना. ब्लॉक नंबर 31 से भी स्टार्ट कर सकता है, 1 को भी कनेक्ट कर सकता है, 0 को भी कनेक्ट कर सकता है अगर वो खाली है. द वैल्यू -1 मे बी यूज फॉर नील टू डिफ्रेंशिएट इट्स फ्रॉम 0 ब्लॉक. यानी जो नील बता रहा है लास्ट ब्लॉक में क्या है -1 बताता है, इसका मतलब कि उसको आगे ब्लॉक वो कनेक्ट नहीं करेगा, आगे ब्लॉक को क्या करेगा कनेक्ट नहीं करेंगे. यानी उसके बाद वो कैपेसिटी होंगी कि इन फ्यूचर फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन होता है तो इट मे बी कनेक्ट नेक्स्ट ब्लॉक. With link allocation, each directory entry has a pointer to the first disk block of the file. This pointer is initialized to nil the end of list pointer value. To signify an empty file, a write to a file removes the first free block and writes to the block. This new block is then linked to the end of the file. To read a file, the pointers are just followed from block to block. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक फाइल हमने स्टार्ट की ब्लॉक नंबर 9 से, डेटा वहाँ पर आपका क्या हो रहा है स्टोर हो रहा है. उसके बाद में फिर वो नेक्स्ट फाइल को कनेक्ट हो रही है, यानी कि 9 कनेक्ट हो रहा है भाई, इसको 1 को कनेक्ट हो रहा है, और 1 के बाद वो 2 को कनेक्ट हो रहा है. इस तरह से क्या हो रहा है कनेक्ट हो रहा है, और हर ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट ब्लॉक का क्या है एड्रेस मौजूद. उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन मेथड है इंडेक्स एलोकेशन मेथड. अब इंडेक्स एलोकेशन मेथड क्या है, ये सेम कॉन्सेप्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है कि भाई आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्ट में चैप्टर के नाम होते हैं,
और कौन से पेज पे कौन से चैप्टर्स है, कौन से पेज पे कौन से पॉइंट्स मौजूद है। तो सेम कॉन्सेप्ट टेकन ओवर हियर। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई एक ब्लॉक को एज अ इंडेक्स ब्लॉक क्रिएट किया जाता है और वहीं से वो फाइल रीड होती है। सपोज यहाँ पर एक फाइल का नाम दिया है जीप, है ना। इट स्टार्ट फ्रॉम 19, ब्लॉक नंबर 19, और कितने ब्लॉक कनेक्ट है उस इंडेक्स ब्लॉक से उन सब के नाम है, जैसे 9 है, 16 है, 1 है, 10 है, 25 है, लास्ट में -1 -1 -1, यानी इट कैन कनेक्ट अनदर ब्लॉक एज पर दी मॉडिफिकेशन इन फ्यूचर, ये कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक को इंडेक्स ब्लॉक क्रिएट बनाया जाता है और उसी से लिंक किया जाता है दूसरे ब्लॉक्स को, और उन ब्लॉक्स के अंदर डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम देखते हैं इसका। लिंक एलोकेशन डज नॉट सपोर्ट रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल सिंस ईच ब्लॉक कैन ओनली बी फाउंड फ्रॉम द प्रीवियस। इंडेक्स एलोकेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय बिगिनिंग all the pointers together into an index block. This type of allocation will have a pointer which has the address of all blocks of a file. This method solves the problems of fragmentation as the block can be stored in any location. कोई भी लोकेशन पे आप मेमोरी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंडेक्स ब्लॉक को रीड करेगा, वहाँ से एड्रेस पुट करेगा और उस एड्रेस पे जाके फिर डेटा को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर एलोकेशन मेथड क्या हो गया, आपके फिनिश हो गए, यानी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो चुके हैं। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब देखिए प्रोसेस किसे कहते हैं। अ टास्क विच इज अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। अब देखिए इसके कुछ मेन टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया हूँ, जैसे कि कंटेक्स्ट स्विचिंग है। कंटेक्स्ट स्विचिंग किसे कहते हैं, कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में पूछता है, कई मतलब एग्जाम में पूछ चुका है और इम्पोर्टेंट भी। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस स्टेट और कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है। टू गिव ईच प्रोसेस ऑन अ मल्टी प्रोग्राम मशीन और फेयर शेयर ऑफ सीपीयू, अ हार्डवेयर क्लॉक जनरेट्स इंटरप्ट्स पीरियोडिकली। हमने देखा कि एक से ज़्यादा प्रोसेस मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। अब देखिए आप लोग माइक्रो प्रोसेसर से भी अवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी अवेयर है। तो यहाँ पर बता रहे कि ये इंटरप्ट्स को क्या करता है, जनरेट करता है एज पर द पीरियोडिटी ऑफ प्रोसेस। तो जब इंटरप्ट जनरेट होते हैं तो हमको तो पता है कि हम बोलते हैं कि हमारे जो प्रोसेस हो रहे हैं वो एक साथ चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली वो चल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता है, बल्कि सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं दिस अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल ऑल प्रोसेस इन मेन मेमोरी यूजिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है टू रन ऑन द सीपीयू एट इक्वल इंटरवल्स, यानी इंटरवल्स होता है, ये एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको रिज्यूम करके दूसरे प्रोसेस की तरफ आएगा, उसको भी सेम टाइम दे, उतना ही वक्त देगा, फिर वहाँ से क्या करेगा, स्विच होकर तीसरे प्रोसेस को जाएगा, चौथे प्रोसेस को जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। Each switch of the CPU from one process to another process is called as context switching। यानी कि जब वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को स्विच करता है उसी को कंटेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर बता रहा है कि कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, रन 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 आप जैसा देख रहे हैं आपको, और बीच में आपको एक आइडल टाइम नज़र आ रहा है। अब वो आइडल टाइम क्या है, टू मूव फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, अ टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, उसको आइडल टाइम यहाँ पर कहा जाता है। यानी एक साथ कई प्रोसेस क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव होने के लिए रिक्वायर्ड टाइम है, उसको आइडल टाइम कहते हैं। और जब वो मूव होता है उसी को स्विच करता है, जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ, उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। उसके बाद आई एम ऑडिबल ना गाइस, हेलो, यस। उसके बाद प्रोसेस स्टेट, यानी एक प्रोसेस के कितने स्टेट होते हैं, है ना, कौन कौन से स्टेट में काम करता है। तो ये एग्जाम में पूछेगा ये साल क्वेश्चन, रनिंग स्टेट, तो उसके बाद ब्लॉक स्टेट और रेडी स्टेट। अब रनिंग स्टेट क्या है, ये 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे, ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। रनिंग स्टेट क्या है, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रनिंग इफ इट हैज द सीपीयू
यानी ऐसा प्रोसेस जो सीपीयू ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, दैट इज प्रोसेस एक्चुअली यूजिंग द सीपीयू एट द टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी प्रोसेस क्या है भाई, रनिंग में है, प्रोसेस यानी रनिंग वो चल रहा है, क्या है, रन टाइम में है, वो रन टाइम है, उसको रनिंग स्टेट कहेंगे। दूसरा स्टेट है ब्लॉक और वेटिंग स्टेट। अ प्रोसेस इज सेट टू बी ब्लॉक इफ इट इज वेटिंग फॉर सम इवेंट to happen such that input output completion before it can be processed. Note that a process is unable to run until some external event happens. जब तक के इंटरनल या एक्सटर्नल, जब तक कि हम इसको कुछ नहीं करते वो क्या होगा, ब्लॉक होगा। क्या होगा, ब्लॉक होगा। अब यहाँ पर लास्ट लाइन में जैसा बता रहा, नोट दैट अ प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट्स हैपन। वो अनेबल है था, वो जैसा हम कोई प्रोसेस हमने क्या किया, ब्लॉक किया, रोक के रखा उसको, हमने पॉज किया, जब तक कि हम इसको रेज्यूम ही नहीं करेंगे वो क्या होगा, ब्लॉक ही रहेगा, वेटिंग स्टेट में। जैसे हम इसको रेज्यूम ही करते हैं, जैसा हम कुछ भाई ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमने इसको क्या किया, पॉज किया, जब तक कि हम एक्सटर्नली उसको रेज्यूम ही नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इट नीड्स एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। नाउ यहाँ पर लास्ट स्टेट देखते हैं हम, रेडी स्टेट। अ प्रोसेस इज सेट टू बी रेडी इफ इट इज वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेस। यानी आप वो असाइन हो चुका है, ऐसा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने के लिए असाइन हो चुका है उसको रेडी स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडी स्टेट। अब यहाँ पर प्रोसेस शेड्यूलिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि प्रोसेस किस तरह से शेड्यूल होता है और यूज़र को क्या फील होता है, कैसे फील होता है कि इसके प्रोसेस किस तरह से शेड्यूल हो रहे हैं। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं, हम देखते हैं। सबसे पहला है फेयरनेस। क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फेयरनेस। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। फेयरनेस यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स रखेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, फेयरनेस रिफर्स टू बीइंग फेयर टू एवरी यूजर इन टर्म्स ऑफ सीपीयू टाइम। यानी सीपीयू का जो टाइम होगा, सीपीयू जो शेड्यूल करेगा प्रोसेस को, तो हर एक के लिए लॉयल रहेगा। हर एक के लिए क्या नहीं, यानी सारे प्रोसेस के लिए क्या होगा, वो लॉयल होगा, सबको वक्त देगा वो, और उसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और आजकल जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है, जो कैपेसिटी हमारे रैम की है, जो प्रोसेस की जो कैपेसिटी है, हमारे वक्त क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, तो हमको फील नहीं होता है, मगर इंटरनली ये सारी चीज़ें तो होती है। उसके बाद है थ्रूपुट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई सालों से नहीं आया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। थ्रूपुट refers to the total productive work done by all the user put together। यानी बहुत सारे यूज़र एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक ही कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने दिन भर में जितना भी काम किया है, जितने भी प्रोसेस किए हैं, ठीक है, जितना भी काम किया है, उसको क्या करता है ये, उसको बोलता है ये प्रोडक्टिव वर्क, इन्होंने कितना काम किया है, ठीक है। So throughput refers to the total productive work done by all the user put together। वो उसको एक साथ जमा कर देते, भाई इतना टाइम, इतना लोगों ने क्या किया, काम किया है, इतना वर्क डन यहाँ पर हुआ है, इसको थ्रूपुट कहते हैं। यानी कि लास्ट में जैसा चेक करते हैं कि भाई इतनी देर में, जैसा आपको बताता है ना कभी कभार कि भाई आपका स्क्रीन टाइम कितना था, आपका सीपीयू, आपका मोबाइल फ़ोन आपको बताता है कि ये वीक में आपका टोटल स्क्रीन टाइम कितना था, कौन से एप्लीकेशन ने कितना टाइम लिया, फेसबुक को कितना आपने टाइम दिया, इंस्टाग्राम को आपने कितना टाइम दिया, ये टोटल प्रोडक्टिव वर्क आपको बताता है। उसके बाद सीपीयू यूटिलाइजेशन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन किस तरह से हुआ। सीपीयू यूटिलाइजेशन इज द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम दैट सीपीयू इज बिजी। इफ टाइम स्लाइस इज very small and time slice छोटा कम होगा, the context switch will be more frequent, hence CPU will be busy with operating system than that of user processes, that is throughput will be low। अब इस सिचुएशन में जब देखिए context switching ज़्यादा हो जाएगी तो थ्रूपुट क्या होगा, लो हो जाएगा, बट CPU यूटिलाइजेशन विल बी हाई। CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद है टर्न अराउंड टाइम। ये क्या है,
It is a time. It is is the elapsed time between time a program or job is submitted and the time when it is completed. यानी एक ऐसा टास्क जब वो स्टार्ट हुआ था और वो जब एंड हुआ, कितना टाइम लगा इसको, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं. उसके बाद वेटिंग टाइम. Waiting time is the time a job spends waiting in the queue of the newly admitted process for the operating system to allocate resources to it before commencing its execution. The waiting is necessary due to competition from other job process. देखिए, हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर में सारे जॉब क्या होते हैं, एक क्यू में खड़े होते हैं और वन बाय वन क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं. तो एवरी प्रोसेस नीड्स सम टाइम टू एग्जीक्यूट. उसको टाइम लगता है. क्या लगता है, टाइम कहते हैं. उसी को वेटिंग टाइम कहा जाता है. उसके बाद देखते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम किसे कहते हैं? रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम टू रिस्पॉन्ड विथ एन आंसर और रिजल्ट टू अ क्वेश्चन और एन इवेंट. यानी कि आपका सीपीयू आपके प्रोग्राम को कितनी देर में एग्जीक्यूट कर रहा है, कितना आपको रिस्पॉन्स कर रहा है. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. अब किसके ऊपर लगता है, डिग्री ऑफ मल्टी. अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम होगी तो ये ज़्यादा फास्ट काम करेगा. अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा होगी तब ये थोड़ा स्लो हो जाएंगे. उसके बाद इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर एंड पॉलिसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलोकेट रिसोर्सेस. यानी आपके हार्डवेयर की एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर, यानी आपके हार्डवेयर एडवांस है क्या, कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है क्या, है ना. जैसे आज हम देखते हैं कि भाई हमारा प्रोसेसर अच्छा स्ट्रांग होना, रैम हमारे पास ज़्यादा होना, है ना. और ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉलिसीज क्या है, टू अलोकेट रिसोर्सेस. यानी रिसोर्सेस यानी कि सारे डिवाइसेस जो है वो रिसोर्सेस कहलाते हैं जो कंप्यूटर से अटैच, कि भाई आपको मेमोरी किस तरह से अवेलेबल कर रहा है, इनपुट डिवाइसेस किस तरह से अवेलेबल कर रहा है, आउटपुट कैसे अवेलेबल कर रहा. सो इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलोकेट रिसोर्सेस. The response time is extremely important for online और रियल टाइम सिस्टम. यानी रिस्पांस टाइम किसी लिए ज़रूरी है, हम ऑनलाइन काम करें, जैसे आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, आपको रिस्पांस मिल रहा है फास्ट, है ना. और रियल टाइम सिस्टम, अरे ऐसे सॉफ्टवेयर जो रियल टाइम में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. ठीक है. तो ये हुआ प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में. उसके बाद नेक्स्ट मूव होते हैं हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट. अब देखिए यहाँ पर एक डॉस बेस्ड मेमोरी यहाँ पर आपको साइड में नज़र आ रही है ना. फ्री मेमोरी है, प्रोसेस है, कमांड इंटरप्रेटर है, कर्नल है. यानी कि ये आपका रैम है. ये क्या है, आपकी रैम है. उसमें कुछ स्पेस फ्री होगा, कुछ स्पेस में प्रोसेस रन होंगे, कुछ स्पेस में कमांड इंटरप्रेटर है. यानी कमांड डॉस पे क्या ज़रूरत थी, भाई कमांड आपको लिखने की ज़रूरत होती थी, तो उन कमांड के लिए भी मेमोरी में जगह होना ज़रूरी था. उसके बाद कर्नल है, आपको कर्नल के बारे में पता है, विच प्रोवाइड्स ऑल दी बेसिक ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि एक टिपिकल मेमोरी मैप बनाओ इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का और उसको एक्सप्लेन करो. तो मेमोरी मैनेजमेंट इज लास्ट पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन. पहला क्या है देखिए, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशंस फ्री एंड अलोकेटेड. यानी वो लिस्ट मेंटेन करता है कितना मेमोरी उसके पास फ्री है और कितना यूज्ड है. उसके बाद टू डिसाइड मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, दैट इज विच प्रोसेस शुड गेट हाउ मच मेमोरी. उसकी एलोकेशन पॉलिसी लगती है कि भाई कौन से प्रोसेस को कितनी जगह ज़रूरत है. तो यहाँ पर साइड में बताया गया. To use various techniques and algorithms to allocate and deallocate memory locations. A typical memory map for single user computer. A typical memory for single user is shown in the figure. वापस लाइन रिपीट हो गई यहाँ पर. ये टिपिकल मेमोरी मैप है यहाँ पर इसका. तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS-DOS is single user, single tasking operating system. It is also the command interpreter of such operating system is invoked when the computer is started. The operating system loads the program into memory and assign as much as memory possible. It
then sets the instruction pointer and executes the program. If the program is terminated, it is removed from memory. The memory map for single user computer consists of kernel, command interpreter, the program to be executed, and free available memory. Kernel of operating system provides basic operating system service, while command interpreter interprets operating system's commands. ये DOS का जिसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद है पार्टीशनिंग, यानी कि आपका जो रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके पार्टीशन क्रिएट करता है। यानी एज पर द जॉब्स, एज पर द टास्क, इट डिवाइड रैंडम एक्सेस मेमोरी इन डिफरेंट पार्ट्स। अब ये जो मेमोरी दी गई है ये एग्जिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, मगर सिलेबस में है इसलिए इसको पढ़ना है। देखिए पार्टीशन किसको कहते हैं। सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट मेथड टू अलाउ मल्टी प्रोग्रामिंग। पार्टीशनिंग मीन्स डिवाइडिंग मेन मेमोरी इनटू वेरियस सेक्शन, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को अलग अलग सेक्शंस में क्या करना, डिवाइड करना। These sections are called partitions. These partitions could be different sizes, but once decided, they should not be changed. Hence, these partitions are called fixed partitions. These partitions can be allocated to process by operating system. For example, a memory of 32K words might be divided into regions of the following size. यानी 32 बिट की एक मेमोरी आपके पास है, एक रैम है, ये बहुत पुरानी मेमोरी है ना। तो आप देखिए कि कैसे उसने इसको डिवाइड किया है अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग जॉब्स के लिए। तो देखिए रेसिडेंट मॉनिटर 10K, यानी रेसिडेंट मॉनिटर के लिए 10K किलोबाइट उसने क्या किया, मेमोरी को असाइन किया। वेरी स्मॉल जॉब्स यानी छोटे जॉब्स के लिए 4K मेमोरी, एवरेज जॉब के लिए 6K मेमोरी, लार्ज जॉब के लिए 12K मेमोरी। इस तरह से रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइड होती आज भी होती है, मगर आज हमारे पास क्या है भी 8 GB मेमोरी है, 16 GB मेमोरी है, 32 GB मेमोरी आज हमारे पास 64 भी मौजूद है हमारे पास, मतलब कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी है। ये तो 32 बाइट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ, किलो बाइट्स की बात कर रहे हैं। एज जॉब एंटर द सिस्टम दे आर पुट इन द जॉब क्यू। The job scheduler takes into account the memory requirement of each job and available regions in the determining which jobs are allocated memory. When job is allocated space, it is loaded into region. It can then compete for CPU. When a job terminates, if releases its memory region, the job scheduler may fill with another job from the job queue. यानी क्या होंगे, अलग अलग जॉब है आपके पास, स्मॉल है, एवरेज है, जॉब है, जॉब आएंगे, जॉब जाएंगे, आएंगे टर्मिनेट होंगे, आएंगे टर्मिनेट होंगे, स्पेस प्रोवाइड करेगा फिर रिलीज करेगा, फिर नया जॉब आया उसको स्पेस प्रोवाइड किया, रिलीज किया। मगर यहाँ पर क्या, ये पार्टीशन क्या है, अब पार्टीशन की कुछ यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखिए ये जो पार्टीशन था ये फिक्स पार्टीशन था, यानी इसमें क्या क्या था, फिक्स मेमोरी अवेलेबल थी। स्मॉल जॉब के लिए इतना ही होगा, एवरेज जॉब के लिए इतना ही होगा, लार्ज जॉब के लिए इतना ही होगा। तो जब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल इवेंट्स यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, ऑकर होता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किए कि भाई क्या हो रहा है कि फिक्स पार्टीशन हमने कर दिए, मगर जब लार्ज जॉब के टास्क आ रहे हैं तो उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर द फिक्स पार्टीशन सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, यानी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन यहाँ पर वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस विदिन अ पार्टीशन, यानी दीवार भी खड़े, जैसे आप एक घर बनाते हो प्लॉट के ऊपर, मगर दीवार खड़े करने के लिए में भी क्या होता है, स्पेस यूज होता है, क्या होता है, स्पेस। तो सेम लाइक दैट कि स्पेस यहाँ पर क्या यूज हो जा रहा है। इट आल्सो लिमिट्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड CPU यूटिलाइजेशन, यानी ये लिमिट है भाई, आप ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पर नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने नया कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल पार्टीशन। सो वेरिएबल पार्टीशंस ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इन वेरिएबल पार्टीशंस द नंबर ऑफ पार्टीशंस एंड साइजेस आर वेरिएबल, सबकी वेरिएबल होती है, चेंज होती है, क्या होती है, चेंज होती है। दे आर नॉट डिफाइंड एट द टाइम ऑफ सिस्टम जनरेशन, ये डिफाइंड नहीं होती है। एट एनी गिवन टाइम एनी पार्टीशन कैन बी फ्री अलोकेटेड टू सम प्रोसेस। इन वेरिएबल पार्टीशन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एनी पार्टीशन इज नॉट फिक्स, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस फिक्स नहीं होता। अब देखिए फिगर आप देखेंगे कि आपको नजर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस 5, प्रोसेस 8, प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 8 क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ये मेमोरी क्या होगी, फ्री हो गई। क्या बता रहा, फ्री बता रहा है।
तीसरे डायग्राम में हम देखते हैं कि एक प्रोसेस 9 नंबर का आ गया, तो जितनी इसको रिक्वायर्ड है उतनी जगह उसको दे रहा है, बाकी का जगह क्या है उसके पास एम्प्टी है, उसके बाद फ्री है, वो बता रहे कि इतना मेरे पास फ्री है। फिर एक प्रोसेस आया प्रोसेस टाइम, उसको जितनी जगह लगा उसको दिया। बाद में जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे सारे के सारे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो रहेगा हमेशा वहाँ पर रैम के अंदर, उसकी एक अपनी एक जगह होगी। बाकी जितने भी प्रोसेस क्या होंगे, जब वो एग्जीक्यूट होंगे तो पार्टीशन यहाँ पर फिक्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वेरिएबल होगा, चेंज होगा। तो आजकल जो सिस्टम इस्तेमाल होता है वो वेरिएबल पार्टीशन का ही होता है। अब देखिए लास्ट से कुछ पॉइंट्स बचे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रॉम विंडोज 3.1 टू टुडेज विंडोज और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल इंटरफेस किसे कहते हैं, लेट्स वी सी। इन अर्ली कंप्यूटर्स वेर यूज बाय सर्टेन पीपल्स हु वेर कंप्यूटर लिटरेट्स, यानी पहले बहुत कम लोग है ना कंप्यूटर से रिलेटेड थे। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू हैव अ सेट ऑफ क्रिप्टिक कमांड, जैसे डॉस की हमने बात की कि वहाँ पे कमांड का इस्तेमाल होता था। टू परफॉर्म एन ऑपरेशन यूजर नीड टू टाइप कमांड, हर यूज़र को कमांड्स याद भी करना पड़ता था, उसको टाइप भी करना पड़ता था। अगर कमांड थोड़ा भी गलत हो गए तो क्या होता था भाई, ये कमांड एक्सेप्ट नहीं होता था। यूजर वेर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर कमांड्स एंड इट्स मीनिंग, देखिए कमांड्स को याद भी रखना और उसकी मीनिंग को भी याद रखना कि कौन सा कमांड किसके लिए इस्तेमाल होता है। लेटर ऑन द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली स्प्रेड ओवर, जैसे पर्सनल कंप्यूटर स्प्रेड हो गए, लोग इस्तेमाल करने लगे। द ह्यूमन कंप्यूटर interface was the human computer interface was problem area in using computers. Attempts were made to replace command by graphics. अब इन्होंने क्या किया भाई, कमांड को रिप्लेस किया ग्राफिक्स से। जैसा आइकॉन से क्लिक करना, आइकॉन से हमारे पास माउस नजर आ रहा है, माउस का कर्सर नजर आ रहा है आपको, माउस का एरो आपको नजर आ रहा है ना। The interface which replaces cryptic commands by their graphical representation are called as graphical user interface. The first GUI was developed by Xerox Corporation for their Xerox Star computer. This interface was used by Apple computers in their Macintosh personal computers. ये पहला ग्राफिक यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर किसने बनाया, जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने बनाया उनके अपने कंप्यूटर्स के लिए। तो उसके बाद एप्पल ने बनाया। It was hit among users. Microsoft developed GUI called MS Windows for IBM personal computer. Microsoft ने भी बनाया था सेम टाइम में, किसके लिए, IBM के लिए बनाया था। Now various GUIs for Unix based system are also available. अब एडवांटेज क्या है इसके, easy to consistent GUI for virtually all programs. नंबर 2 है यूजर कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा बिटवीन प्रोग्राम विदाउट ट्रांसफरिंग और कॉपिंग फाइल। नंबर 3 है GUI कमांड्स आर रिप्लेस बाय ग्राफिक्स एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर द कमांड एंड इट्स मीनिंग। उसके बाद लास्ट वन, विथ GUI यूजर कैन रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। अब देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका एक विंडो है और विंडो को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई एक विंडो पे क्या क्या। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो लिया, वैसे नॉर्मल विंडो भी आप कोई भी ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आप विंडो ले सकते हैं। कोई भी एक विंडो ओपन कीजिए, कोई भी एक ड्राइव ओपन कीजिए, तो आपको वहाँ पे भी ड्राइव्स नजर आएंगे, अलग अलग चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। When we go to shop or purchase, we observe items are displayed in shop window. हम देखते हैं भाई शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो अलग अलग रैक्स होते हैं, अलग अलग विंडोज होते हैं जहाँ पे हमको अलग अलग चीज़ें नज़र आती है। सो सेम थिंग इज दैट सिमिलरली इन विंडो प्रोडक्ट डिफरेंट एप्लीकेशंस आर शो ऑन द स्क्रीन बाय आइकॉन्स। यानी जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं या हमारा एंड्रॉयड ओपन होते हैं तो हमको अलग अलग आइकॉन्स क्या होते हैं स्क्रीन पे नज़र आते हैं। द स्क्रीन इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्टीशंस। देखिए अगर हम विंडोज़ की बात करते हैं, डेस्कटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, तो अलग अलग पार्टीशन में हमको स्क्रीन नजर आती है। ईच पार्टीशन कैन बी डिफरेंट साइज, हर पार्टीशन की साइज क्या होती है, अलग होती है। वी कैन रन डिफरेंट एप्लीकेशन इन ईच पार्टीशन ऑफ द स्क्रीन एंड वॉच द प्रोग्रेस ऑफ ईच एप्लीकेशन इन दैम। देखिए हम विंडोज़ को रिसाइज भी करते हैं, ड्रैग करके कम ज़्यादा करते हैं साइज को, और एक साथ बहुत सारे मल्टीपल विंडोज़ को हम देख सकते हैं। ईच ऑफ दिस पार्टीशन इज कॉल्ड विंडो, ईच विंडो इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर।
हर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग विंडोज हम ओपन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल स्क्रीन। अब देखिए एक विंडो के ऊपर क्या क्या चीजें आपको नजर आएंगी, है ना। तो नीचे जैसा स्टेटस बार है, टास्क बार है, उसके ऊपर टास्क बार के ऊपर अगर आप देखते हैं नीचे तरफ पे व्यू बटन्स आपको नजर आएंगे, जूम के बटन्स नजर आएंगे, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिर ब्राउजर के आपको बटन नजर आएंगे, स्क्रोलर एरोज है, स्क्रोलर अप डाउन आप कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प के आइकॉन्स होते हैं, क्लोज का आइकॉन है, मिनिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज क्या है ना, टाइटल बार क्या है, रिबिन्स, टैप्स ऑन रिबिन, रिबिन के ऊपर टैप्स क्या है, मेनू बार क्या है, टाइटल बार क्या है उसके ऊपर, है ना। फिर किस तरह से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर सारा मौजूद है। एग्ज़ाम में हो सकता है कि पूछ ले इसके बारे में। अब देखिए यहाँ तक तो हमने देखा GUI के बारे में। अब थोड़े से यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सेस के और सिक्योरिटी के, कि किस तरह से आप एक्सेस करते हो आपके सिस्टम को। देखिए जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यानी कि जैसे ही आप सिस्टम पे बैठेंगे इट आस्क फॉर पासवर्ड, आपको पासवर्ड की पूछेगा। अगर आप सही पासवर्ड डालेंगे तो वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर एक सही आदमी को ही पासवर्ड पता होता है, एक अथॉराइज यूज़र ही अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर चाहे विंडोज़ की बात कर लो, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन की बात कर लो, वेदर इट इज़ एंड्रॉयड और iOS फ़ोन, वो सारी चीज़ें हर जगह पर सेम कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो देखिए द टर्म सिक्योरिटी is defined as secure system will control through use of specific security features access to information that only authorized individuals or a process operating on their behalf will have access to read, write, create और delete। कि भाई एक अथोराइज यूज़र को क्या करना, अलाउ करना और उसको वो सारे प्रोसेस करने देना, तो वो रीड भी कर सके डेटा, राइट भी कर सके, क्रिएट भी कर सके, डिलीट भी कर सके, है ना। एक यूज़र क्या क्या कर सकता है, वो सारे ऑपरेशंस कर सकता है जो उसे करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यूज़ करता है। तो सबसे पहले पॉलिसी है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी? इसमें पूछता है वो व्हाट आर द security aspects of Windows operating system. So you have to write these 3 points: confidentiality, integrity and availability. This question may be asked. देखिए confidentiality क्या है? Ensuring that the information is not accessed in an authorized manner, that is by controlling read operation. यानी कि कोई दूसरा अनऑथोराइज यूज़र आपके कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है थ्रू दी रीड ऑपरेशन। यानी वो कहीं से हो सकता है उसने पासवर्ड को पढ़ा हो या कैप्चर किया हो कैमरे से आपके, है ना भाई। आप अलग अलग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी, हो सकता है उसने पैटर्न को देख लिया हो, है ना। उसके बाद इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज नॉट अमेंडेड और डिलीटेड इन एन अथोराइज मैनर, कि कोई दूसरा आदमी आपकी इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं कर पा रहा है, है ना, अमेंडमेंट उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाता। दैट इज बाय कंट्रोलिंग राइट ऑपरेशन, यानी दैट इज बाय कंट्रोलिंग राइट ऑपरेशन, ये कोई राइट ऑपरेशन वहाँ पर ना कर सके। उसके बाद अवेलेबिलिटी, इसका तीसरा सिक्योरिटी एस्पेक्ट है अवेलेबिलिटी। मीन्स व्हाट? इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अथॉराइज यूजर ओनली एट राइट टाइम, that is by controlling read and delete operation and ensuring fault recovery in multi-user environment. The concept of security and protections are very important. User program should not interface with each other or with operating system. The memory allocated to user must be protected. उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स देखते हैं हम। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में? शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए हम प्रोसेस को शेयर करते हैं, डेटा हम क्या करते हैं जिसके को शेयर करते हैं आजकल। अब देखिए मोर शेयरिंग गिव्स राइज टू मोर पॉसिबिलिटी टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। जितना हम शेयर करेंगे उतने सिक्योरिटी थ्रेट्स में ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। PC was designed for individual one. कंप्यूटर या फ़ोन हमारे लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। This is the reason. MS-DOS was not very strong in the security. DOS
इतना स्ट्रांग नहीं था protection area. Hence, for PC in early days, the only security was to lock room physically where PC floppy disks are very good. यानी कि भाई आपके कंप्यूटर जहाँ पर भी होगा उस रूम को क्या करना, लॉक लगा कर रखना। और उस वक्त फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल होता था, उन फ्लॉपी डिस्क को क्या करना भाई, एक कोई कबर्ड के अंदर लॉक करके रखना। टुडे नंबर ऑफ पीसीज आर नेटवर्क टुगेदर टू शेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स। आज के फ़ोन हो या मोबाइल कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो, है ना, सब कहाँ है, नेटवर्क के अंदर। तो इसलिए आपने देखा है कि भाई आपको अलग अलग फेक फ़ोन कॉल्स आते हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, है ना, कुछ फेक एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं जिनका काम क्या करता है भाई, आपकी सिक्योरिटी को लीक करना, आपके डेटा को लीक करना। द मेजर थ्रेट्स टू सिक्योरिटी कैन बी कैटेगराइज एज टैपिंग, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ सर्विस। यानी एक सर्विस आपके पास चल रही है, सपोज दो यूजर है, यूजर ए यूजर बी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, उनका आपस में जो भी कॉल हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तीसरा अननोन आदमी, यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स आपको कनेक्ट नजर आ रहा है ए और बी से, वो क्या करता है, दोनों की बातों को खामोशी से सुनता है। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपकी सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं कि भाई आपके पास क्या चल रहा है। तो ये कौन होते हैं, अनऑथोराइज, जो नज़र नहीं आते, जो नज़र नहीं आते। उसके बाद है डिस्क्लोजर, यानी कि अनऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, डिस्क्लोज हो रही है कोई दूसरे आदमी की। तीसरा है अमेंडमेंट, अनऑथोराइज अल्टरेशन और डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी एक दो आदमी हैं ए और बी, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर इनका जो कम्युनिकेट हो रहा है, इनकी जो इंफॉर्मेशन हो रही है, अल्टरेशन हो रही है। सपोज ए ने बी को मैसेज भेजा, तो वो क्या हो जा रहा है, पहले बी के पास एक अननोन के पास चले जा रहा है, अननोन उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है और आगे उसको फॉरवर्ड कर रहा है। यानी मैसेज क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पर उसके अंदर अल्टरेशन आया। हो सकता है कि इसने मैसेज किया तो उसने क्या किया, आगे मैसेज फॉरवर्ड ही नहीं करने दिया, उसको रास्ते में क्या कर दिया, डिलीट किया। उसके बाद है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब ये है अनऑथोराइज फैब्रिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन फैब्रिकेट कर सकता है, यानी ब्रेक कर सकता है। क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। यानी ए ने बी को इन्फॉर्मेशन भेजी तो वो क्या होगी, ब्रेक आउट होगी। उसके बाद है डेनियल। डेनियल क्या है, ये एक सर्विस है, दिस इज फॉर अथोराइज यूजर, एक सर्विस है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ पॉलिसीज का इस्तेमाल करता है, कुछ अपनी पॉलिसीज होती है, उन पॉलिसीज का इस्तेमाल क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा। यानी यहाँ पे आपका डेटा सिक्योर होके एक पॉकेट में जाएगा, वो पैकेट में जाएगा, और वो पैकेट क्या है, उस आदमी को मिलेगा। सपोज ए अपना डेटा किसको भेज रहा है, बी को भेजा है। अब यहाँ पर दूसरा जो अननोन आदमी है उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता है। ये आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जब आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि पैकेट्स किसको कहते हैं, अलग अलग लेयर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि अलग अलग लेयर्स क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ आपको लेंगे इन फ्यूचर। तो देखिए लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर के, वर्म्स एंड वायरस। वर्म्स एंड वायरस। अब देखिए ये दो तरह के एप्लीकेशंस होते हैं या दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। सॉरी, क्या होते हैं, दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। अब वर्म्स कैसे काम करता है और वायरस कैसे काम करता है। तो देखिए कंप्यूटर वर्म इज अ कंप्लीट प्रोग्राम बाय इटसेल्फ। ये कंप्लीट प्रोग्राम होता है। इट इज रिटन इन सच अ वे दैट इज स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क, बट व्हाइल डूइंग दिस it consumes the network resources to very large extent. It can be bring the network to halt. यानी देखिए ये ऐसा प्रोग्राम होता है, इसका काम करता है टू मेक डुप्लीकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को डुप्लीकेट करना, नेटवर्क को क्या करना, स्लो करना, ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है। और अगर ये मेमोरी में आ गया तो अपने आप को इतना डुप्लीकेट करता है ये कि आपकी मेमोरी क्या हो जाती है, टोटल फुल हो जाती है, जिससे और जब आप काम करते हैं तो ये रैम में आके बैठ जाता है, यानी रैम की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये हर एप्लीकेशन के साथ, हर टास्क के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो देखते हैं इसके बारे में। इट कैन ब्रिंग द नेटवर्क टू हॉल्ट। एट जेरोक्स रिसर्च सेंटर द रिसर्च साइंटिस्ट वांटेड टू कैरी आउट लार्ज
कंप्यूटेशंस। आप देखिए जब कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ तो कंपनीज के बीच में कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कॉम्पिटिशन गया। ये लोग सॉफ्टवेयर बनाने लगे, हार्डवेयर बनाने लगे। तो इन्होंने पहले क्या किया, दूसरों को परेशान करना, उनके कंप्यूटर्स काम नहीं करना, उनके सॉफ्टवेयर काम नहीं करना, हमारा ही करना। तो इन्होंने अपने लिए सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बनाया, है ना, ताकि इसके अंदर वॉर्म्स और वायरस ना आए, है ना। और इन्होंने क्या किया, दूसरों के सिस्टम के अंदर, दूसरे कंपनियों के कंप्यूटर्स के अंदर, दूसरों के नेटवर्क में इनको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन बढ़ गया। तो इन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया। Having identified different pieces of computation, they designed small programs which could themselves spread over to computers। यानी अपने आप को स्प्रेड करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने देखा है कि अभी एक एलियन बना तो एक एलियन से दूसरा एलियन निकला, उसमें से तीसरा निकल रहा, चौथा निकल रहा, इस तरह से। This worm would execute on idle machine if suitable, otherwise they would continue to hunt for another machine. This was the original purpose of worms. Usually worms does not harm any other program. ये प्रोग्राम को हार्म नहीं करते, it just spreads, thereby consuming large resource such as transmission capacity, disk storage, and denying services to other. The worm gets a mailing list, and using this it is सेंड्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू ऑल दोज एड्रेसेस। मैंने जैसे आपको बताया कि अपने आप को डुप्लीकेट करते रहते हैं, मेमोरी में अपने आप को बढ़ाते हैं, और अगर नेटवर्क में है तो नेटवर्क के थ्रू भी ये क्या करते हैं, ट्रैवल होकर दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर भी उनका यही काम होता है। द वर्म इज हार्मफुल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ओवर अ नेटवर्क। द वर्म कैन बी प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड वेरियस चेक पॉइंट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद है देखिए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम सेगमेंट रिटर्न विथ अ क्लियर इंटेंशन ऑफ इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम्स। इनका इंटेंशन ही ये रहता है कि दूसरे प्रोग्राम को क्या करना, इफेक्ट करना। इट गेट्स ऑन टू मैनी यूजफुल प्रोग्राम्स। वायरस इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होते। एग्जाम में हो सकता है ये डिफरेंस, है ना, पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉर्म्स एंड वायरस। तो आपको डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा। जैसा कि वॉर्म्स कंप्लीट प्रोग्राम है, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। वॉर्म्स प्रोग्राम को हार्म नहीं करता, ये प्रोग्राम को हार्म करता। इस तरह के एटलीस्ट यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स फॉर डिफरेंशिएटिंग। वायरस इज नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम, इट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। वायरस कॉज डायरेक्ट हार्म टू सिस्टम, ये डायरेक्टली कंप्यूटर को हार्म भी। इट कैन करप्ट कोड एंड डेटा, ये आपके कोड और डेटा को करप्ट भी करता है, फाइल्स को भी करप्ट करता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वायरस, अलग अलग टाइप्स के वायरस होते हैं। अब कौन कौन से है देखिए। तो पहला देखिए बूट सेक्टर्स। देखिए आपकी बूटेबल जो फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मेमोरी में होती है, उसको जाके क्या करना, इन्फेक्ट करना, उसको बोलते हैं बूट सेक्टर इन्फेक्टर्स। दूसरा है मेमोरी रेसिडेंट इन्फेक्टर्स। तीसरा है फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर्स। उसके बाद कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर्स, और 5वें नंबर पर जनरल पर्पस इन्फेक्टर्स। तो इस तरह के अलग अलग इन्फेक्शंस के इसके मेथड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया।